करें स्टार्ट? यस सर। आगे से तो कोई बात नहीं। ऑफर हम लोगों ने कंप्लीट किया, तो ऑफर के बाद जो अगली स्टेप थी हम जानते हैं, विद अ व्यू टू गेट द एक्सेप्टेंस। हमें सामने वाली पार्टी से अब एक्सेप्टेंस की उम्मीद है, यही था ना। हम लोगों ने ऑफर किया उसको, ऑफर के साथ हम सामने वाली पार्टी से क्या चाहते हैं, एक्सेप्ट करें। सेक्शन 2B एक्सेप्टेंस आ गया सेक्शन 2B में। जब मैंने ऑफर किया तो मैं सिग्निफाइज कर रहा था माई विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग टू अदर पर्सन। अब वो जो अदर पर्सन, अब मैं पहुंच गया अदर पर्सन के पाले में। जब मैंने उसे सिग्निफाई किया कि मैं ये करना चाहता हूं, और अगर वो सामने वाला पर्सन उसमें अपनी कंसेंट शो कर दे, तो वो क्या बन जाएगा, एक्सेप्टेंस। जैसे ही ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है तो वो क्या बनता है, ठीक है जी। तो देखो एक्सेप्टेंस के लिए कितनी अच्छी सी छोटी सी डेफिनेशन हुई, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड। मैंने कहा ना वो अदर पर्सन की बात हो रही है, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। सिग्निफाइज, वहां पर मैं सिग्निफाई कर रहा था माई विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, और अब आप यहां पर सिग्निफाई करोगे क्या, हिज एसेंट देयर टू, यानी जो मैंने आपको ऑफर किया था उस ऑफर के लिए आप सिग्निफाई करोगे अपनी एसेंट, अपनी एक्सेप्टेंस, अपनी कंसेंट। एसेंट मीन्स यहां पर कंसेंट, तो लिख दीजिए एक्सेप्टेंस डालकर हेडिंग। इसी डेफिनेशन से जो अगले एनालिसिस है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। क्या कह रहा था, सिग्निफाइज क्या कह रहा अगला, proposal is said to be accepted, the proposal when accepted becomes a promise। तो यहां पर तो signifies assent हो गया, तो ये assent होते ही कहलाएगा accepted, और जैसे ही accepted हुआ it becomes promise। it becomes promise। ठीक है जी। तो अगर हम इसको एनालिसिस करें
सबसे पहले क्या होता है आपका प्रपोजल, प्रपोजल के लिए फिर क्या चलता है आगे, एसेंट, एसेंट मीन्स कंसेंट, और जैसे ही एसेंट होता है ये बन जाता है एक्सेप्टेड होता है ये, और एक्सेप्टेड होता है ये बन जाता है प्रॉमिस। प्रपोजल, प्रपोजल से एसेंट, एसेंट से एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड होते ही प्रॉमिस। ठीक है जी। एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल इसने दिया है, ये एग्जाम्पल जरा देख लो क्या दिया है। रिलेशनशिप बता रहा है बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, और एक बहुत अच्छी सी कोट इसने बोली है। कोट क्या है, एक्सेप्टेंस इज द ऑफर, इज टू ऑफर व्हाट a lighted match is to a train of gun powder। यानी कहता है जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूंगा, इट विल वर्क लाइक कि गोले बम में आग लगा दिया। कुछ एक्सपर्ट तो खैर उसमें खेल जाते हैं, लेकिन मैं एक्सपर्टीज की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे ही आप गोले बम में आग लगाते हो तो आप उसे बुझा सकते हो, मानकर चला जाता है। मैंने एक्सेप्शंस की बात नहीं की है, उसे मानकर चला जाता है कि वंस यू लेट इट, अब भूल जाओ, अब उसे आप रोक ही नहीं सकते। तो यही बताना चाह रहा है कि जो एक्सेप्टेंस है वो कह रहा है गन पाउडर में आग लगाने के बराबर है। मतलब अगर आपने एक बार एक्सेप्ट कर दिया तो काम खत्म, अब आपके हाथ से निकल गया, अब तो वो लीगल प्रोसीडिंग्स में जाकर पहुंच गया जी, तो आपके हाथ से बाहर हो गया। नाउ यू कांट स्टॉप इट। तो सर कभी बातों बातों में हुआ है ना, अभी लीगल प्रोसीडिंग्स में कैसे चला गया? वो यही तो कह रहा है कि जैसे ही आपने प्रॉमिस किया, प्रॉमिस का मतलब क्या है, कंसेंटेड, आपने साइन कर दिए, तो वो लीगल प्रोसीडिंग में चला गया। देखो बातों बातों में, वर्बल में अगर आप ईमानदार हैं, सच्चे हैं, तब तो जैसे ही आपने हाँ किया आप बाउंड हो गए। और अगर आप कह रहे हो कि हम बातों से बात नहीं करते, तो लिखित में जैसे ही आप साइन करेंगे तभी तो कंसेंटेड कहलाएंगे, तभी तो एक्सेप्टेड कहलाएंगे। और जहां आपने साइन किया, एक्सेप्ट हुआ, अब तो आप फंस गए, अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब तो लीगल बाउंडिंग में आ ही गए। फिर दूसरे मैटर्स अलग है। प्रॉमिस के बाद कंसीडरेशन आ जाएगा तो एग्रीमेंट बन जाएगा, एग्रीमेंट के बाद लीगल बाउंडिंग आ जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन साइन तो आपने कर दी, एक जगह तो आप बाउंड हो गए। हम ये मानकर चलते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते थे ना, व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, फिर हम ये मानकर चलते हैं कि सब कुछ ठीक चलेगा। वो अलग बात है कि किसी आपने इलीगल मैटर के लिए कंसेंटेड शो कर दिया तो वो तो इलीगल ही है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। यहां पर हम फेयर डील की बात कर रहे हैं। जब एवरीथिंग इज फेयर, व्हेन एवरीथिंग इज फेयर, तो इसका मतलब आप एंटर कर चुके हैं, अब आप अपने आप को पुश बैक नहीं कर सकते। अब यही जो कहते हैं, एक लाइन से अब आगे की क्रॉस कर रहे हैं, अब और बारीकी पॉइंट पर जाएंगे कि एक तरफ से ऑफर में हमने बारीकी पॉइंट पकड़ा कि ऑफर में बारीक क्या था, कि इनविटेशन तो नहीं था कहीं। अब हम पढ़ेंगे कि अब एक्सेप्टेंस हो गई, तो भैया आप देखो कि क्या रह गया, क्या नहीं हुआ, कहीं हम कहां फंस गए और कहां बाउंड नहीं है, वो चीज देखी जाएगी। तो क्या कह रहा है, ये बात समझ में आ गई इसका कोट कि एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। यानी एक्सेप्टेंस अपने आप में क्या है, ऑफर के लिए, ऑफर के लिए कि भैया जहां आपने गोले बारूद में आग लगा दी, जैसे ही मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या आप अपना ऑफर अब वापस ले सकते हो? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ही मैंने एक्सेप्टेंस की, आपके हाथ से ऑफर निकल गया। लीगल प्रोसीडिंग्स में तो हम जाएंगे ही, आगे भी कंसीडरेशन है, लीगल फाउंडेशन है, लेकिन अभी हम बात क्या कर रहे हैं कि ऑफर का क्या हुआ,
आपके हाथ से निकल गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते। ऑफर करने वाला आप कुछ नहीं कर सकते। आगे क्या कह रहे हैं? The effect of the observation is that what acceptance, क्या कह रहे हैं? देखो ध्यान से देखना, what acceptance triggers cannot be recalled or undone, but there is a choice to the person who had the train to remove it before the match is applied. आग लगाने से पहले किसके पास ऑप्शन है? ऑपरी के पास। अभी ऑपरी के पास ऑप्शन होता है, लेकिन जहां उसने आग लगा दी तो वो ऑफर तो खत्म। फिर क्या कह रहे हैं? इट इन फैक्ट मीन्स दैट द ऑफर कैन बी विथड्रॉन जस्ट बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। जो ऑफर आपने दिया वो कब विथड्रॉ हो सकता है? जस्ट बिफोर द एक्सेप्टेंस। तो रिलेशनशिप लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। रिलेशनशिप बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये मेन बात लिखेंगे। आप सोचेंगे बुक में रह जाएगा, भूल जाएंगे। फिर रिलेशनशिप बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, सबसे पहली मेन बात, आफ्टर एक्सेप्टेंस offer cannot be withdrawn. क्योंकि ऑफर का एक्सेप्टेंस होते ही वो क्या बन चुका है? प्रॉमिस। ये लिख लीजिए ब्रैकेट में, बिकॉज आफ्टर एक्सेप्टेंस इट कन्वर्ट्स इनटू प्रॉमिस, इट कन्वर्टेड इनटू प्रॉमिस। After acceptance, offer converted to promise. इसलिए नहीं विड्रॉ कर सकते। रीजन क्या है कि क्यों नहीं विड्रॉ कर सकते? क्योंकि ऑफर तो प्रॉमिस में कन्वर्ट हो गया। अब कोई चीज अगर प्रॉमिस बन गई तो ऑफर कैसे विड्रॉ हो सकता है? अब तो ऑफर विड्रॉ नहीं हो सकता। देखो अगली लाइन क्या कर रहा है, एक लाइन छोड़कर पढ़ रहा हूं। द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इज एन ऑफर इन इटसेल्फ कैन नॉट क्रिएट एनी रिलेशनशिप, लीगल रिलेशनशिप। यानी सिर्फ ऑफर, मैंने जब ऑफर की कि आई वांट टू सोल्ड माय टेलीविजन टू यू, इसमें लीगल फाउंडेशन कहां है? लीगल रिलेशनशिप अभी नहीं बनी। इंटेंशन है लीगल रिलेशनशिप बनाने की, वहां पर भी क्या होगा? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, अभी बनी नहीं है। यानी जब तक लीगल रिलेशनशिप नहीं बनी, ऑफर क्या है? ओपन है, विड्रॉ किया जा सकता था। लेकिन जैसे ही वो लीगल रिलेशनशिप में कन्वर्ट हुआ, वो लीगल रिलेशनशिप में कन्वर्ट कैसे हुआ? एक्सेप्ट होते ही। अब एक्सेप्ट होते ही लीगल रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गया, अब आप वापस नहीं ले सकते। ठीक है जी। The significance of this is an offer in itself cannot create any legal relationship, but it is the acceptance by the offering. क्या बता? तो पहले यहां कर रहा था ना? कल मैं एक पिक्चर देख रहा था, पिक्चर एक आई है कुछ, जंगल क्राई। तो उसमें वो कुछ आदिवासी बच्चों ने उसको एक टीम बनाई गई और वो रग्बी कुछ गेम उसके ऊपर है। तो उसमें वो जब फॉरेन में जाते हैं तो एक बच्चा, क्योंकि वहां तो सब इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो एक लड़का ऐसे ही करता था। तो सारी टीम उसे घेर लेती कि तुझे बहुत समझ में आता है। कह रहा नहीं, मैं तो बचपन से ऐसा कर रहा हूँ। कह रहा मैं ऐसे ही करता था, टीचर कुछ भी कहता था ऐसे। टेकिंग एडवांटेज है, यही तो नहीं है? नहीं है, जस्ट फॉर फन। ठीक है, पर्सनली मत लेना, इस बहाने थोड़ा सा हेल्दी एटमॉस्फेयर हो जाता है, लेकिन तो जल्दी कर देता है वैसे। Once an offer is accepted,
it becomes a promise and cannot be withdrawn or revoked. An offer remains an offer as long as it is not accepted, but becomes a contract as soon as it is accepted. यानी उसी बात को बार बार कई बार घुमा फिरा कर बोल दिया इसने। तो सिंपल आपको जो बात याद रखनी है, एक्सेप्टेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्ट हो गया जिसकी वजह से ऑफरर के हाथ से सारे अपने हिस्से में जितने भी रूल्स थे वो खत्म हो गए। यानी नाउ ऑफरर इज बाउंड। एक्सेप्टेंस होते ही ऑफरर इज बाउंड। इवन दो एक्सेप्टर भी होगा बाउंड, ऐसा नहीं है, लेकिन ऑफरर ज्यादा बाउंड हो गया। अब ऑफरर अपने ऑफर को विड्रॉ नहीं कर सकता, रिवोक नहीं कर सकता। अब आप ये नहीं बोल सकते हाँ नहीं सॉरी गलती से बोल दिया ना, खत्म। ठीक है जी, अब नेक्स्ट लिखो। सर सेम चीज तो ये भी हो सकती है ना कि जैसे ऑफरर है, ऑफरी को उसने क्या कहते हैं ना चालूपंथी करके ना उसने क्या कहते हैं ज्यादा प्राइस लगा दिया और फिर वो लीगल रिलेशनशिप। लेट मी करेक्ट यू फर्स्ट। वो जो चालूपंथी वर्ड बोल दिया ना आपने, अभी हम उस पर ही नहीं जाएंगे। अभी हम सब कुछ पढ़ रहे हैं जो एज पर लॉ, समझ रहे? देखो बेटा, चालूपंथी तो चीज ही अलग हो गई ना, फिर तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। मैं अभी आपको विंडो ड्रेसिंग ले लो, जैसे विंडो ड्रेसिंग कर दी उसने, चलो ठीक है, और फिर उसने ऑफरी को एक तरीके से मतलब ना मतलब फंस गया आप ऑफरी, तो वो लीगल उसमें अब आ गए बाउंडेंस में, तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता तब तक नहीं कर सकते। देखो जो गलत है वो हमेशा ही गलत रहता है बच्चों, बट कभी कभी हमें उसको प्रूफ करने में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो गलत ही कहलाएगा। समझ रहे हैं बात को? बहुत सारे लोग मूवीज का एग्जाम्पल देते हैं बच्चों को पढ़ाते हुए, क्योंकि मूवीज अपने आप में एक ऐसा ज्वलंत उदाहरण होता है कि वो आपके सामने पिक्चराइज कर देता है, जिससे आपके ऊपर उसका इंप्रेशन इफेक्ट जल्दी आ जाता है। जब बात लीगलिटी की आती है, जब बात लॉ की आती है, तो उसको बेस लेकर ऐसी बहुत सारी चीजें बनी है। उसमें यह भी कहा गया है कि जो चीटर होता है वो जितना मर्जी स्ट्रांग हो जाए, बट वो कभी ना कभी एक ऐसी गलती जरूर करता है जिसमें वो खुद फंस जाता है। आप ऐसा मत सोचो कि इतना ज्यादा हर कोई कर लेगा। अगर विंडो ड्रेसिंग वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कोई बंदा चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है, और वो पिक्चर में आएगा ही आएगा। बहुत लोग करते हैं, स्मार्टनेस हर कोई दिखाता है, लेकिन जो इंसान जो चीटर है, जब वो अपनी स्मार्टनेस दिखा रहा होता है तो वो ये सोच कर चलता है कि वही स्मार्ट है, लेकिन ऐसा होता नहीं। सभी स्मार्ट है, समझ रहे हैं? उसको रेक्टिफाई कर रहा हूं। वो सोचता है कि मैं ही स्मार्ट हूं, और हम क्या कहते हैं? सभी स्मार्ट हैं। स्मार्टनेस यूज करनी आनी जरूरी है, हमें स्मार्टनेस यूज करनी होती है। आप सभी स्मार्ट हैं। मार्क्स सिर्फ ये शो नहीं करते कि एक बच्चा जो इतने मार्क्स लाया वो इंटेलिजेंट है। स्मार्ट आप सभी होते हैं, सबका अपना अपना एक दायरा होता है, बस ये ध्यान रखो। तो वो जो चीटर है, जो चीटर बॉक्स कोशिश कर रहा है ये शो करने की कि भाई मैंने यहाँ पर विंडो ड्रेसिंग करके ये कर लिया, ये फायदा उठा लिया, लेकिन वो अगर कर रहा है तो फंसेगा भी जरूर। अभी हम उस कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट में ही तो कोड पहुंचाता है मैटर। अभी हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, कि एक्चुअली की बात कर रहे हैं कि एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम उस बात कर रहे हैं जब जहां पर देखो बाई चांस गलती से कुछ हो जाए तो भी तो पकड़ में आता है। जो मैंने आपके साथ 3 केस डिस्कस कर लिए, उसमें क्या हुआ? हैरिस अपनी स्मार्टनेस दिखा रहा था, लेकिन निकर्सन बचा ना, वो अपनी स्मार्टनेस दिखा रहा है, लेकिन उसको समझाया गया कि भाई साहब ये इनविटेशन टू एन ऑफर हो, आप शांति रखें, आपके लिए ऑफर नहीं था, लेकिन वो अपनी स्मार्टनेस शो कर रहा था। ऐसे हर कोई करता है। तो जो लॉ है, लॉ जब आपको पढ़ाया जाता है तो लॉ में यही बातें बताई जा रही हैं, इसीलिए तो आपको समझाया जा रहा है सारा कुछ, कि जिससे आपका एक माइंडसेट क्लियर हो जाए कि इतना छोटा नहीं है कि कभी कभी हर कोई सोचे कि हाँ भाई मैं प्रेशर में आ जाऊं।
लॉ आपके लिए बहुत जगह हेल्पफुल है, बहुत सारी छोटी छोटी बातें सोचने को मिलती हैं, बहुत महीन महीन, एक छोटी सी महीन बात इधर से उधर हो जाती है। मैंने जैसे अपना वो केस में आपको बता रहा था, जिनका कहा था उनको पनिशमेंट मिल गई थी, उनको बेल मना कर दिया कि बेल भी नहीं देंगे। तो दैट टाइम आई एंटर्ड इन हिज मैटर। फिर हमने बेल भी ली, वो यहां से उस बस में भी बैठ गए थे और तिहाड़ के जो पहला गेट है उसके अंदर भी एंटर कर गए थे। लेकिन वहां पर जब सब कुछ होता है एक प्रोसेस के बाद अंदर जाते हैं तिहाड़ के, मैंने वहीं से उनको बाहर निकलवा ली। एक प्रोसेस है उसका ना। सर ऐसा हो सकता है सर, उसके लिए सर जजमेंट आ रही है इसमें सर, जो चेक बाउंस वाला, नहीं, वो जजमेंट बाद में आई थी। मैंने बताया कि मैं कब एंटर हुआ, उसको तो अंदर भेज दिया गया था, फिर मैं एंटर हुआ, उसको बेल कराई, फिर केस शूट किया। तो सर चेक बाउंस की वजह से बंदा तिहाड़ जेल में चला जाता है। हाँ, क्रिमिनल केस बन गया था। क्रिमिनल केस है ना बच्चे, वही तो कह रहा हूँ, क्रिमिनल केस है, उसमें पनिशमेंट तक हो जाती है। सरकार कह रही है कि आपने जब उनके पैसे नहीं दिए और आप पैसे नहीं दे रहे, दिस इज द थ्रेट। आप तो इनडायरेक्टली थ्रेट स्टेट को भी कर रहे हो। व्हाई डोंट यू पनिश्ड? क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाई डोंट यू बी पनिश्ड? आज आपने एक चेक बाउंस किया, कल दूसरा भी कर दोगे, आप तो सोसाइटी के अंदर एक न्यूसेंस फैला दोगे। अब उसी चीज पर तो चर्चा चल रही है कि चेक बाउंसिंग धीरे धीरे खत्म हो जाए। चेक बाउंसिंग कैसे खत्म होगी? जैसे इंटरनेट चलेगा, वो सब जो आपका नेट से थ्रू पेमेंट चल रही है, चेक बाउंसिंग खत्म हो जाएगी। आरटीजीएस, एनएफटी और ये सब कर दो। अब आप पेटीएम से पेमेंट करते हो, इन सब से पेमेंट करते हो। अब तो बस ये होता है कि कभी कभी पेमेंट लेट पहुंचती है। अब दूसरे केस हो गए अब शुरू कि हमने पेमेंट की, पेमेंट पहुंची नहीं, पेमेंट पहुंची नहीं, अब वो वाला केस हो रहा है। क्या वो अलग इशू है। एक समस्या सॉल्व होती है तो दूसरी तो आती ही है, वो चलता ही रहेगा जब तक हम इस संसार में है, हमेशा चलता रहेगा। लिखे बेटा, लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। उधर हमने पढ़ा था वैलिड ऑफर, 10 पॉइंट्स पढ़ लिए थे वैलिड ऑफर के लिए। अब वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। हमने पढ़ा भी था कि एक्सेप्टेंस किससे आनी चाहिए? ऑफरी से आनी चाहिए, है ना। और ये तो हमने कौन सा केस देखा था? बोल्टन वर्सेस जोन्स में देखा था। बोल्टन वर्सेस जोन्स में यही तो हुआ था। ऑफरी तो था, ब्रोकर हर्ष, लेकिन वहां पर किसने एक्सेप्ट कर लिया था? ऑफरी, सॉरी ऑफरी तो ब्रोकर हर्ष था, लेकिन एक्सेप्ट किसने कर लिया? बोल्टन ने। तो वहां पर किसको मिला था फायदा? जोन्स। तो इसका मतलब क्या है? आपकी एक्सेप्टेंस किसकी तरफ से आनी चाहिए? उसी पर्सन की तरफ से जिसको ऑफर किया गया। ठीक है जी। तो पहली वैलिड एक्सेप्टेंस क्या है? लिखो, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन बाय only the person to whom it made. Only the person to whom it made. तो मेरे ख्याल से अब तो हम केस डिस्कस कर चुके हैं, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखो आंसर आ गया। एक बच्चे ने लास्ट टाइम पूछा था लास्ट क्लास में कि कौन से ईयर का केस है। आ गया देख, 1857। मैंने कहा था ना बहुत पुराना मैटर है। 1857 का मैटर है तो ऑब्वियसली इंडिया का तो नहीं होगा, है ना। यूके का था ये। कार्बोलिक का भी समझाया इसने। अगर जनरल ऑफर है तो जनरल ऑफर के अंदर क्या हो सकता है? उसमें कोई भी, जनरल ऑफर के अंदर तो कोई भी कर सकता है ना एक्सेप्ट। जो हमारे कार्बोलिक वाले केस में, कार्लिल वाले केस में आ गया था, उसने कार्लिल ने एक्सेप्ट कर लिया था, जबकि उन्होंने कहा हमने तो कार्लिल को एड्रेस ही नहीं किया, तो वहां पर फिर वो हार गए। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो एक छोटा सा नोट लिख लो, इन केस ऑफ अ जनरल ऑफर it can be accepted by anyone.
It can be accepted by anyone, but that person must know about the offer. क्योंकि ये भी हमने पढ़ लिया था, वो सर्वेंट वाला केस पढ़ा था ना, उसको ऑफर पता होनी चाहिए, इसलिए ये जरूर लिखा है मस्ट नो अबाउट द ऑफर। जनरल ऑफर जरूर है, लेकिन उसको ऑफर पता हो, पता चला ऑफर ही नहीं पता, जनरल ऑफर है, तो वो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है जी। सेकंड, इट मस्ट बी एब्सोल्यूट। इट मस्ट बी एब्सोल्यूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है तो हर कोई इंपॉर्टेंट, लेकिन ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको लेकर क्रिटिसिज्म बहुत हो जाता है। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये अनक्वालिफाइड क्या है, एब्सोल्यूट क्या है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि आप अपनी तरफ से कुछ कंडीशन ना लगा दो, और जो आपको जिस फॉर्मेट में ऑफर किया गया वो उसी फॉर्मेट में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को, तब वो एब्सोल्यूट है। जहां एक्सेप्टर अपनी चलाने लगेगा, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन लाएगा, वहां पर नहीं। तो इसलिए एब्सोल्यूट के बारे में देखो क्या कहा गया है, इसमें सेक्शन भी मेंशन है, लिख लो मोटा मोटा, जरा बोल्ड कर लेना। सेक्शन 7 आ गया इसके अंदर। देखो क्या कहता है, फिर उसको लिखेंगे, अभी नहीं लिखते, पहले पूरा सुन लो। Acceptance is valid only when it is absolute and unqualified. Absolute का मैंने बताया कि जैसे मैंने बोला है वैसे ही आपको एक्सेप्ट करना, वो एब्सोल्यूट है। अनक्वालिफाइड है कि आप अपनी नहीं चलाएंगे, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन मत डालिएगा, वो अनक्वालिफाइड हो जाएगा। अगर आप अपनी चलाएंगे तो अनक्वालिफाइड हो जाएगा, ठीक है ना, वो हमें ध्यान रखना है। अब वो कह रहा है and is also expressed in some usual and reasonable manner unless the proposal prescribes the manner in which it must be accepted. मैंने जिस मैनर में आपको प्रपोजल कहा है एक्सेप्ट करो, उसी मैनर में आपको एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज नहीं, तभी वो एब्सोल्यूट बनेगा। यानी आपने अगर कहा कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार टू यू and if you are interested to buy it, kindly make a token money of ₹2000 just now. ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि कार खरीद लो मेरी, 2 लाख रुपए की कार है, लेकिन अगर आप खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो अभी 2000 रुपए जमा कराओ, सिर्फ 2000 रुपए टोकन मनी। आपने कहा मैंने कार खरीदनी है, तो क्या ये एक्सेप्टेंस है? नो, 2000 रुपए जमा कराओ। एक्सेप्टेंस तभी कंप्लीट होगी, एब्सोल्यूट। मैं जिस मैनर में कह रहा हूं उस मैनर में करो। आपने इंस्टीट्यूट का फॉर्म भरा, इंस्टीट्यूट का फॉर्म भरते ही आया पे ऑप्शन का 9200 पे ऑप्शन, आपने पे नहीं किया, सेव हो गया आपका जो फॉर्म था, सेव हो गया। क्या आप स्टूडेंट बन पाए इसी इंस्टीट्यूट के? वो है कि आपको जिस प्रॉपर फॉर्मेट में कहा गया है, वो जब तक वो एब्सोल्यूट नहीं बनेगा तब तक एक्सेप्टेंस नहीं। आपका फॉर्म अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है, कुछ दिन के लिए उनकी वेबसाइट पर लोडेड रहेगा, कुछ दिन के लिए, उसमें भी कुछ क्राइटेरिया है उनका इंटरनल, कुछ दिन के बाद वो अपने आप वहां से डिसॉल्व हो जाएगा, वो उनकी अपनी टेन्योर है। लेकिन देखा होगा जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया तो वो पेमेंट ऑप्शन अभी नहीं है, मान लो भी किसी वजह से पेमेंट नहीं हो पा रही, तो आप अगले दिन खोलते हैं तो वो आपको आ जाता है, उन्होंने कुछ नंबर देते हैं, बोला एक्नॉलेजमेंट नंबर टाइप का, अपना उस दोबारा से नंबर से डालोगे, आपका फॉर्म खुल जाएगा, फिर वापस आपको पे ऑप्शन पे ले जाएगा। यानी जब तक आपने पे ऑप्शन नहीं किया, यानी पेमेंट नहीं की, तब तक वो फॉर्म आपका एक्सेप्ट ही नहीं है, आपकी ऑफर तब तक वहां पर एक्सेप्ट नहीं होगी।
उसके बावजूद भी वो कुछ दिन लेते हैं, वो उनके अपने लीगल फॉर्मेलिटीज हैं। आपने अपनी 10th की मार्कशीट, अपनी 12th की मार्कशीट अटैच की है, सीए इंस्टीट्यूट वो चेक करता है कि भाई अब हम इनके साथ पूरे कॉन्ट्रैक्ट में जाने वाले हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जाने के लिए अपनी वो लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा है। लेकिन इनिशियल स्टेज पर एक्सेप्टेंस आपको कही गई है कि भाई जैसे आपको कहा गया है वैसे करोगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं। एब्सोल्यूट। अनक्वालिफाइड, आपकी तरफ से और पंगे नहीं होने चाहिए। अनक्वालिफाइड बिल्कुल, अरे सर जैसा कहेंगे वैसा। अब आप भी कह रहे हो कि ना पहले ये करो तब 90 to 100 दूंगा, मतलब ही नहीं मतलब। हमने तो पहले कहा है एक वैलिड एक्सेप्टेंस तभी कहलाएगी जब वो एब्सोल्यूट हो और अनक्वालिफाइड। देखो क्या कह रहा है आगे, एक एग्जाम्पल कह रहा है, पढ़ेगा कोई? दिख रहा है किसी को? पढ़ो, एक बच्चा कोई पढ़ो, देख एक जिसको अपने पर पूरा कॉन्फिडेंस की उसकी आवाज पूरी पीछे तक सुनाई देगी वो पढ़ो। नहीं किसी को कॉन्फिडेंस? पढ़ो। A inquired from me, will you purchase my car for 2 lakh? एक मिनट कहाँ चला गया? एग्जाम्पल 48 ऑफर। नहीं पहले एम वाला पढ़ो, एम ऑफर टू सेल वाला। अच्छा, I'm offered to sell his land to N for 280 pounds and replied एम और एन दो पर्सन है। एम ने ऑफर किया एन को कि मेरी लैंड खरीद लो 280 पाउंड्स में। and replied purporting परपोर्टिंग मतलब अपने आप को ये एज्यूम करते हुए, प्रिज्यूम करते हुए कि एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ भाई जो टर्म्स कंडीशन है उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। परपोर्टिंग अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो। to accept the offer but enclosed a check for 80 pounds only. वो कह रहा है ठीक है जी, आई गॉट यू, मैंने आपको कहा $280 पाउंड्स में मेरी लैंड खरीद लो। आई एक्सेप्टेड, बन गया, प्रॉमिस हो गया। लेकिन उसने अपनी तरफ से क्या दिमाग लगा दिया, बट इनक्लोज अ चेक फॉर 80 पाउंड्स। 80 पाउंड्स दे दिए उसने। चलो ये भी समझ में आता है, हो सकता है कल दे देगा 200 पाउंड्स। उसके बावजूद भी भाई साहब अपनी मर्जी से कहां चले गए? देखो, ही प्रॉमिस टू पे द बैलेंस ऑफ 200 पाउंड्स बाय मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 50 पाउंड्स ईच। अपना दिमाग लगा गए। अरे भाई साहब आपको एक्सेप्टेंस देनी है, आप तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस देने लग गए, आपको अनक्वालिफाइड देनी है। अनक्वालिफाइड मतलब बिना शर्त के। आप तो शर्त लगा रहे हो मेरे साथ कंडीशन लगा रहे हो कि ये पकड़ो 80 पाउंड्स, बाकी 50 पाउंड 4 बार लेना। मैंने कहां कहा ऐसा एग्रीमेंट के अंदर? मैंने तो नहीं आपको ऑफर किया ऐसा, मैंने 280 में कहा है, दैट्स ऑल। और अगर आप इस तरीके की ऑफर करना चाह रहे हो तो काउंटर ऑफर करो, फिर तो काउंटर ऑफर करोगे ना मेरे को। मेरी वाली ऑफर खत्म, आप काउंटर ऑफर करो कि नहीं जी मैं तो आपको 80 पाउंड दूंगा, 50 पाउंड इस तरीके से दूंगा, तब मैं देखता हूं कि मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं कि नहीं। आपने तो ऐसा कुछ नहीं दिया, मैंने आपको 280 पाउंड बोला और आप अपनी मर्जी से शुरू हो गए। ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। यहां पर वो कोर्ट में नहीं जा सकता। ऑल्दो वो गया है कि मैं तो खरीद लीजिए, 80 पाउंड भी दे दिए, जमीन मेरी हो गई। जज साहब ने डांटा, ऐसे कैसे जमीन आपकी हो गई? आपकी एक्सेप्टेंस वैलिड थी ही नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? कितना माइन्यूट सा पॉइंट था, देखने में तो लगता है कि अरे यार दे तो दिए उसने सारे पैसे बेचारे ना। अनक्वालिफाइड, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड पर ध्यान रखना है हमें। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? तो एक्चुअली एम और एन यहां पर जो है नील वर्सेस मेरिट के नाम से है इसका केस का नाम, और वहां पर उसने एम और एन से एक्सप्लेन किया। आप ऐसा कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उनके निकनेम से एम और एन बना लो, कर सकते हैं। अगला पढ़ो, आप अगला कौन पढ़ेगा? आप कर रहे थे, पढ़ो। A offered to sell his house to B for 1 lakh. B replied that I can pay 80,000 for it. The offer of A is अब rejected देखो by B. ये तो वही हो गया काउंटर। मैं तो 1 लाख बोला, आप 80 कह रहे हो, तो पहला वाला तो ऑफर ही खत्म हो गया। पहला वाला तो ऑफर ही खत्म हो गया। अब आपकी 80,000 वाली प्रपोजल में एक्सेप्ट करूंगा तभी तो बनेगा। आगे
B, as the acceptance is not qualified. B, however, नॉट अनक्वालिफाइड। unqualified. देखो फर्क है, अनक्वालिफाइड क्यों बोल रहे हैं हम, ये वो क्वालिफिकेशन से मत जाना। अनक्वालिफाइड से मतलब आप कोई शर्त नहीं लगा रहे हैं, मतलब शर्त मतलब कंडीशन वाली। अनक्वालिफाइड जैसा है वैसा आप तैयार है, क्वालिफाइड मतलब है वहां पर शर्त अपनी कंडीशन लगाना, टर्म्स लगाना। अनक्वालिफाइड मतलब आपने कोई अपनी टर्म्स नहीं लगाई। पहले वाले केस में उसने अपनी टर्म्स लगा दी, 80 पाउंड ले लो, 50 पाउंड दूंगा 4 बार, खत्म। यहां पर उसने क्या कह दिया, नहीं नहीं मैं तो 80,000 दूंगा। अरे भाई तू कौन, मैंने तो अभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। ठीक है जी, नेक्स्ट। B, लेकिन अच्छा इसमें एक चीज आगे भी और क्या है, हाँ आगे B however changes his mind and is prepared to pay 1 lakh. अब देखो एक मिनट रुक जाओ, यहाँ एक बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने बता दिया। मैंने आपको 1 लाख रुपए में ऑफर किया था, आपने मुझे 80,000 में ऑफर किया, मेरा पहला ऑफर खत्म हो गया। अब आपका मैंने एक्सेप्ट किया नहीं किया उस पर डिपेंड करता है। मैंने कुछ जवाब ही नहीं दिया तो अपने आप खत्म हो गया, यानी 1 लाख वाली ऑफर भी खत्म, 80,000 वाली भी खत्म। उन भाई साहब को इस लैंड की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत थी, इंटरेस्टेड थे, वो मेरे पास भागे भागे फिर आए वापस। क्या कह रहे हैं हम, अब पढ़ो लाइन। B however changes his mind and is prepared to pay rupees 1 lakh। तो कह रहे ले यार भाई 1 लाख रुपए, भाई पहला 1 लाख रुपए वाला ऑफर तो खत्म ही हो चुका है। अब आप मुझे अगर 1 लाख रुपए दे रहे हो तो उससे कोई मतलब नहीं। अब उस पर डिपेंड है वो एक्सेप्ट करता अब मेरे पे डिपेंड है कि मैं एक्सेप्ट करता हूं कि नहीं करता। कितना छोटा सा पॉइंट है, बिल्कुल हम यहीं पर उलझ जाते हैं। कोर्ट यहीं पर आपको समझाती है, ये जजमेंट्स आई तो इन जजमेंट्स की हेल्प से आपको सी इंस्टीट्यूट समझाना चाह रहा है कि बच्चों इन चीजों को दिमाग में लगा लो कि क्या है कि मैंने जब 1 लाख से ऑफर दिया और आपने उसको मना कर दिया, यानी उसके काउंटर में मुझे कोई दूसरा ऑफर दिया तो पहला 1 लाख खत्म हो चुका है। अब वो किसी भी कीमत पर वो पहला जो रिवोक हो गया वो दोबारा से नहीं आ सकता। 80,000 के लिए मैं एग्रीड नहीं हूं तो वो खत्म हो गया। अब अगर आप 1 लाख के लिए फिर से एग्रीड है तो यू हैव टू मेक अ न्यू ऑफर अगेन। समझ गए? इसके लिए वो क्या कह रहे हैं, ये केस बना है किसके ऊपर, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बहुलाल। यहां पर क्या हुआ था, क्या चीज, ऑल इंडिया रिपोर्टिंग नहीं, ठीक है ऑल इंडिया रिपोर्टिंग, ये कोड्स हैं बेटे। आप जब कहीं अभी कभी भी डालोगे ना AIR 1968 बॉम्बे 294, ये केस आ जाएगा। एक्चुअली बेटा ये एक इंडेक्सिंग स्टाइल है। जब कोई केस एक जजमेंट जब बनती है वो जजमेंट को बुक के अंदर कंपाइल करना, तो इस तरह से ढूंढी जाती है, नहीं तो कैसे ढूंढे, बहुत वो हो जाएगा। तो उसमें आप सीधा वो डालेंगे जी AI 2 क्या है, AI 1968, तो 1968 के हम सारे वो देखेंगे किताबें, उसमें से वो कहेगा जी बॉम्बे 294 वाला निकाल लो, सीक्वेंस डालेंगे डी आ जाते, तो इस तरह से मिल जाते हैं। ये इंडेक्सिंग का है, हेल्प मिलती है जल्दी से उसको सर्च करने, सर्च इंजन जिसे भी बोल सकते हैं आप। तो इसके अंदर भी यही हुआ था, यहाँ पर रेलवे वालों ने AIR इसके साथ बहुलाल के साथ रेफर किया था। जो सेम केस है जो हम बात कर रहे हैं ना, 1 लाख और 80,000 और फिर 1 लाख, ये रेलवे वालों को इसकी लैंड चाहिए थी बहुलाल की। यूनियन बैंक, यूनियन बैंक नहीं यूनियन नहीं है, यूनियन ऑफ इंडिया। हाँ यूनियन ऑफ जो रेलवे है वो तो उसमें आता है ना, इंडियन गवर्नमेंट में। अच्छा उनका बैंक है, नहीं यूनियन ऑफ इंडिया है बेटा। ये रेलवे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आता है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो केस फाइट करेगी तो उसमें तो यूनियन ऑफ इंडिया हो गई पार्टी, इसमें तो यूनियन ऑफ इंडिया पार्टी होगी ना। उन्होंने केस किया कि हो चुका था जी, इसने 1 लाख की ऑफर की थी, हम तो एग्रीड थे, 1 लाख रुपए का चेक भी लेकर पहुंच गए इसके पास। सरकार ने कहा भैया, और जज साहब ने कहा ये बहुत बढ़िया है तुम्हारा, तुमने तो 80,000 बोले थे, 1 लाख खत्म हो गया, 80,000 में वह एग्रीड नहीं तो ये खत्म हो गया। और अब जब कोई आपके बीच में ऑफर ही नहीं है तो एक्सेप्टेंस कहां से आ गई? तो सर ये भी रिटर्न होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रिटर्न होता है। इसको बोलते हैं ना हिंदी में जमीन अधिग्रहण, इंग्लिश में लैंड एक्विजिशन एक्ट है ये। अब इतना रेलवे लाइन कहाँ बिछेगी, या तो जंगल से या आपके खेतों के बीच से।
और जिस खेत की जमीन में आपकी लूंगा तो आपको कॉम्पनसेट तो करूंगा ना। कल वाला याद है सर बोल कोई नहीं, वो उसकी अपनी ड्यूटी है। एग्जाम्पल 46 अब कौन पढ़ेगा? और दो बच्चों ने तो पढ़ दिया, कोई तो हिम्मत दिखाओ भाई। सर बहुत बड़ा है। सुनीत पढ़ेगा। पढ़ भाई, पढ़ भाई, पढ़। Invoice from me, will you purchase my आवाज नहीं आ रही। या तो हंसो मत, खुद पढ़ो, और अगर वो पढ़ रहा है तो यू कैन नॉट डू इट एनीथिंग। इस तरह की कुछ नहीं। मैं ये पार्ट ऑफ प्रैक्टिसेस है बेटा। देखो हमारी तो बोल बोल कर प्रैक्टिस हो गई है, आवाज भी आप देख रहे होंगे तीखी सी हो रखी है बिल्कुल। वो वाली बात नहीं है, जैसे कई बार होता है कईयों की बड़े बास ज्यादा होता है, हमारी मेरी बास बेस क्या जो भी बोलते हैं ना वो ज्यादा होता है, हमारे में तो वो भी नहीं है। इतनी बोल बोल के ऐसी तीखी सी आवाज हो गई है, खुद ही डर लगता है अपनी आवाज से। हाँ जी। Will you purchase my car for 2 lakh? If B replied, I shall purchase your car for 2 lakh if you buy my motorcycle for 50,000. अब देखो उसने ऐसे बोला है कि मैं आपकी 2 लाख में कार खरीद लूंगा, लेकिन आप मेरी बाइक 50,000 में खरीदो। रेसिप्रोकेट ऑफर कर रहा है। नहीं, ये थोड़ी कह रहा है कि 2 लाख और 50,000। 2 लाख मैं दूंगा, 50,000 आप दोगे, यानी 1.5 लाख हो गया एक तरीके से। एडजस्टमेंट आगे। Here B cannot be considered to have accepted the proposal if, on the other hand, B agrees to purchase the car from A as per his proposal, subject to availability of valid registration certificate. ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। क्या हुआ, इसको वो ये बताना चाह रहा है बच्चों, मेरे पास कार खड़ी है, सबको पता है मेरी कार है, आपने कहा जी कार खरीदनी है आपकी 2 लाख रुपए में, इनका खरीद ले भाई। तो कह रहा है ऐसा क्या इंसिडेंस हो सकता है अभी भी आपके पाले में कि आपने एक्सेप्टेंस भी कर ली, उसके बावजूद भी आपके ऊपर वो इन्फोर्सेबल नहीं है। एक्सेप्टेंस के बावजूद भी इन्फोर्सेबल नहीं है। हम जानते हैं जो हमारे लॉज कहते हैं कि क्या मैं आपकी कार बेच सकता हूं आपको बिना बताए किसी को भी? नहीं बेच सकता, क्योंकि वो कार तो आपके नाम पर है, उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपके नाम पर है। जब वो रजिस्ट्रेशन जिसे आरसी बोलते हैं जब आपके नाम पर है तो मैं कैसे बेच सकता हूं? मैं तो नहीं बेच सकता। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए मैंने एक्सेप्टेंस की कि मैं आपकी कार 2 लाख रुपए में खरीदने को तैयार हूं, लेकिन भाई आरसी दिखानी पड़ेगी, आरसी। तो उसको ये बताना चाह रहा है कि ये कोई क्वालिफाइड कंडीशन नहीं है। अनक्वालिफाइड बोल रहे हैं ना हम बार बार। अनक्वालिफाइड क्या है कि आपकी तरफ से कोई शर्त नहीं लगनी चाहिए, आपकी तरफ से कोई एडिशनल कंडीशन ना आ जाए। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपकी 2 लाख रुपए में कार खरीदने को तैयार हूं बशर्ते आरसी पर आपका नाम हो, तो दिस इज नॉट सेट कि तो आपने कोई क्वालिफाइड कंडीशन लगाई, क्योंकि आप तो जेन्युइन बात कर रहे हो। बट ऑब्वियसली क्योंकि कार तो आपके नाम तभी ट्रांसफर होगी जब आपकी हो और आप ही विलिंग हो बेचने के लिए, दूसरा तो उसके अंदर एंटर हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं बात को? वो स्पेसिफिक है कार या इस तरह के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक है। मोबाइल्स, आप जब मोबाइल बेचने जाते हैं दुकानदार आपसे क्या मांगता है? बिल चाहे आपके नाम ना हो, कैश लिखा हो मान लो, लेकिन बिल तो है। उस बिल के ऊपर उस मोबाइल नंबर का जो IMEI कोड होता है वो लिखा होगा। तो उसकी वजह से क्या ऑथेंटिकेशन है कि भाई ये बिल आपका इस मोबाइल का है, यानी बिल का असली ओनर मैं ही हूं, जिससे कि कुछ मिसमैच ना हो जाए। तो वो जो कंडीशन लग रही है कि हाँ जी कंडीशन ऑफ बिल या कंडीशन ऑफ आरसी, तो वो अपने आप में कोई क्वालिफाइड कंडीशन नहीं है। वो ये कहना चाह रहा है वो भी अनक्वालिफाइड है, वो आप लगा सकते हो।
गेटिंग माय पॉइंट? कि उसको लेकर आप नहीं कह सकते आपने तो मेरे से ये मांग ली, आरसी मांग ली, खत्म खत्म, नो ऑफर, नहीं कर सकते। ठीक है जी सर फिर जिसके नाम में सर बिल होगा फोन का, सर वही तो सील कर सकते हैं। नहीं, मैंने कहा ना बेटे, कभी कभी फोन के बिल कैश लिखे होते हैं, सर, उस पे नाम नहीं होता। तो सर ऐसे सर मतलब जिसका नहीं हो सर वो भी सील कर सकते हैं, उसको बिल दिखा दो। जिसके पास बिल है वो ऑनर है, ऐसा सिंपल। मैं कहा ना, क्रिटिसिज्म नहीं। अब किसी ने कंप्लेंट लिखा रखी है कि बिल चोरी हो गया मेरा मोबाइल के साथ, और बाद में पुलिस को पकड़ में आ गया, फिर तो भाई वो तो चीटिंग ही होगी। अभी हम बात करें फेयर डील्स की, कि आप ही का बिल है, आप ही कर रहे हो। अब आप किसी और का बिल ले आओ तो फिर वो तो फिर वहां पर हम बेईमानी नहीं पढ़ा रहे, आप हम फेयर डील्स पढ़ा रहे हैं। एक फेयरली जो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा वो पढ़ रहे हैं, और फिर अगर कुछ उसके साथ मिसमैच हुआ तो फिर तो कोर्ट है ही। दिल्ली पुलिस जिंदाबाद हो जाती है ना। मेरे एक स्टूडेंट का फोन चोरी हुआ, उसने केस लिखा दिया, कंप्लेंट करा दी। बच्चों को बड़ा मिसकंसेप्ट है कि पुलिस कुछ नहीं करती, ऐसा नहीं। उसके पास भी काफी महंगा सा मोबाइल था, पुरानी बात है, सैमसंग का फोन था। उसमें एक ऑप्शन आता था कि जैसे ही उसके अंदर सिम दूसरा इंसर्ट होगा, आपने जिन जिन लोगों को बोला हुआ उनके पास मैसेज जाएगा कि न्यू सिम इंसर्टेड इन दिस फोन, ऐसा कुछ ऑप्शन था। 1 महीने तक कुछ पता नहीं चला। जैसे ही सिम इंसर्ट हुआ उसके पास मैसेज आ गया कि ये वाला सिम इसके फोन में इंसर्ट हुआ है। अब अगर सिम का ही नंबर आ गया सब, तो भेद खुल गया। लड़का कौन बेचारा पकड़ा गया, पुलिस वाले किससे पकड़ के लाए? घोड़ी पे चढ़ रहा था भाई साहब, सीरियसली। दहेज में मिला। उसने फोन का पूरा नक्शा वक्शा सब चेंज, ऊपर से वो सब चेंज, कवर के ऊपर पूरा। तो पुलिस वालों ने बताया करे कि वो तो ऐसे ऐसे था। तो ऐसा नहीं है, सब काम चलते हैं, हर काम चल रहा है, जो लीगली है लीगली भी चल रहे हैं, और कभी कभी कुछ एक जगह पर प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज ऐसा नहीं। तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। जो चोरी है फिर वो चोरी है, नहीं बेच सकते ना। अब जिसने बेचा होगा बिना बिल के बेचा होगा, वो प्रूव नहीं कर पाया। अब अगर उसके पास बिल होता, पुराने वाला भी और नया वाला भी दिखा देता, भाई देखो ये पुराना ओनर, इसका बिल, ये मेरा बिल, मैंने तो ऑफिशियली खरीदा है, वो एविडेंस नहीं दे पाया, जो आपका आंसर है। कुछ एक जगह पर बिल भी नहीं होते, कुछ और चीजों से सेटिस्फेक्शन करना पड़ता है। आईडी ले लेते हैं, आईडी ले लेते हैं। हाँ वही बयान हो, वो कुछ और चीजों में बहुत सारी चीजें आ गई। कोई दूसरा पर्सन जो थोड़ा सा ऑथेंटिकेटेड सा लगता है, उसकी गवाही दी जा सकती है, उस पर मान लिया जाता है कि हाँ भाई ये कर सकता है। हाँ जी, नेक्स्ट देखें। ये कसम, तो ये आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? थर्ड लिखिए। थर्ड क्या कह रहा है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम हुई। इतने सारे केसेस आए हैं इस चीज को लेकर भी, कम्युनिकेशन को लेकर, कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुआ या नहीं हुआ, ये भी मैटर ऑफ डिस्कशन हो जाता है। क्योंकि आपके हाँ या ना बोलने के इतने सारे ऑप्शन हैं आज की डेट में। तो सिंपल टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, मेल, कॉल, सिंपल फोन, बहुत सारी चीजें। रिटर्न में आप चिट्ठी डालकर भेज रहे हो। तो वो जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो कैसे हुआ, उसके अंदर भी बहुत बारीकी से जांच की जाती है। हाँ जी, आप लास्ट में पढ़ो। The acceptance must be communicated. The acceptance must be communicated. To conclude a contract between the parties, the acceptance must be communicated. कुछ नहीं था, आप पढ़ो।
In some परसेप्टिबल फॉर्म। acceptable form, any conditional acceptance or देखो परसेप्टिबल फॉर्म का कहने का मतलब है परसेप्शंस। हम परसेप्शंस बनाते हैं ना कि यार इसकी कॉल आने वाली है, अभी उसका व्हाट्सएप मैसेज आने वाला है, ये परसेप्टिबल फॉर्म्स है। आप अपने दोस्तों की जब फोन की इंतजार कर रहे होते हो, है ना, और पता चला टेक्स्ट मैसेज आ गया, सॉरी आई एम बिजी। तो परसेप्शन तो है, ये परसेप्टिबल उसको any conditional acceptance or acceptance with varying or Varying. inherent conditions is no acceptance. ये तो हम पढ़ ही लिया हमने पहले, ये तो हमने पढ़ ही लिया कि अगर आप अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे तो एक्सेप्टेंस है ही नहीं। आप अपनी तरफ से नई नई टर्म्स लगा रहे हैं तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है। आगे Such conditional acceptance is a counter ये पढ़ चुके हैं हम। काउंटर प्रपोजल क्या था? सर बार्गेनिंग बार्गेनिंग में यही तो हो रहा था, पिछला वाला ऑफर खत्म हो गया, नहीं आ गया, बिल्कुल ठीक। वैसे वो तो काउंटर ऑफर हो गया। हाँ वही कह रहे हैं, बोल रहा है ये, इसमें बोल रहा है, देखो देखते रहो। यस सर Such conditional acceptance is a counter proposal and has to be accepted by the proposer. आगे if the original proposal has to materialize into a contract. Further, when a proposal is accepted, the offeree must have the knowledge of the offer made to him. If he does not have the knowledge, there can be no acceptance. ये एक मिनट, ये लाइन कहाँ थी? The offeree must have the knowledge to the offer. कौन से केस में पढ़ा था? लालमन वाले में उसने मालिक को जाकर अब उसका बेटा ले लौटा दिया और फिर कह रहा है जी मेरा रिवॉर्ड दे दो। कुत्ता था, कुछ भी, चलो जो भी है उसको मैंने दो नहीं बोले थे तब, तो कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल है, कुछ भी हो सकता है। उसमें केस में आएंगे तो केस में नो डाउट वो है, तो कह रहा है कि मेरा रिवॉर्ड दे दो। उसने रिवॉर्ड देने से मना कर दिया कि तुझे तो ऑफर पता ही नहीं था। ये वही लाइन आ गई ना दोबारा से। आगे Acceptance must relate एक्सेप्टेंस मस्ट रिलेट स्पेसिफिकली to the offer. ऑफर मेड। ये भी एक लाइन क्या है? एक्सेप्टेंस मस्ट रिलेट स्पेसिफिकली टू द ऑफर मेड। Then only मैंने एक मिनट, मैंने तो आपको कार बेचने का ऑफर किया है, तो आपकी एक्सेप्टेंस किसके लिए आनी चाहिए? कार के लिए ही आनी चाहिए। समझ रहे हो? मैंने एक पर्सन को कार के लिए ऑफर किया, एक पर्सन को बाइक के लिए ऑफर किया। कार वाले ने बाइक का एक्सेप्टेंस दे दी, बाइक वाले ने कार की एक्सेप्टेंस दे दी, तो क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। ठीक है, then only it can be materialized into a contract. The above points which vary from the following examples. अब ये एग्जाम्पल समझा रहे हैं जी, पढ़ो पढ़ो। कौन पढ़ेगा? समझ आ रहा है? सर प्रॉब्लम वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी 1877 ब्रॉकगन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी क्या कह रहा है? बी ए सप्लायर सेंट अ ड्राफ्ट एग्रीमेंट रिलेटिंग टू द सप्लाई ऑफ कोल टू द मैनेजर ऑफ रेलवे कंपनी। पहले तो ट्रेन कोल से चलती थी ना। यस सर बी सप्लायर था, यानी ब्रॉकगन जो था वो सप्लायर था कोल का। उसने एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया और रेलवे कंपनी को भेज दिया। रेलवे कंपनी को भेज दिया, जो मैं बता रहा था वो एक 200 पेज के होते हैं ये। उसने वो एग्रीमेंट भेज दिया फॉर एक्सेप्टेंस। द मैनेजर रोट द वर्ड अप्रूव्ड। मैनेजर के पास पहुंच गई वो पूरा एग्रीमेंट का कॉपी। मैनेजर क्या होता है, ये लोग साइन नहीं करते, इनकी भी अपनी एक टीम बनी होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कौन साइन करेगा। मैनेजर ने ऊपर एक क्लिप लगाई और लिख दिया अप्रूव्ड और अपने साइन कर दिए। मैनेजर के हिसाब से क्या हुआ कि हम अप्रूव करते हैं, हाँ भाई इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे। और वो भाई साहब जो है गलती से अपने ड्रॉअर में रख गए। आगे पढ़ो। पुट द ड्राफ्ट एग्रीमेंट इन द ड्रॉअर ऑफ द टेबल। जल्दबाजी में और चीजों के साथ जो एग्रीमेंट था, जो अप्रूव्ड जिसको बोल दिया था, ध्यान से समझना, जिसको अप्रूव्ड बोल दिया गया था वो ड्रॉअर में चला गया।
बाय एन ओवरसाइट द ड्राफ्ट एग्रीमेंट रिमेन्ड इन द ड्रॉअर, वो ड्रॉअर में ही रह गया, उसको हम भेज ही नहीं पाए। Held that there was no contract as the manager had not communicated the acceptance। भाई सब कुछ रिटर्न हो रहा है, आप साइन करोगे मुझे भेजोगे तभी तो मैं उसको मानूंगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। आपने भेजा ही नहीं, बस अप्रूव लिखकर भूल गया। सर कोई टाइम लिमिट होती है किस चीज की? कम्युनिकेशन? इट मे बी नो डाउट, अभी आएगा। आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा है, देखो ये सब दिमाग चल रहे हैं ना, अच्छे अच्छे पॉइंट, देखो कितना अच्छा पॉइंट पूछा है। टाइम ये भी होता है बेटा, वो एग्रीमेंट में ही लिखा होता है, मैं बता देता हूं, ये एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ होता है कि हाँ भाई कब तक आपको इसका अप्रूवल करना है, नहीं तो वो एग्रीमेंट पता चला चल रहा है ऐसे ही चल रहा है, और एक साल बाद साइन करके आप भेज लो भाई मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया, अलग कोयला भेज दे, एक साल बाद तो कोयले का रेट ही चेंज हो जाएगा। लिखा हुआ होता है सब्जेक्ट टू कंडीशन, समझ रहे बात को? बिल्कुल, बहुत अच्छा जेन्युइन पॉइंट है, इसी तरीके से दिमाग चलाना है सबको। हाँ जी, तो क्या हुआ? नो कम्युनिकेशन हिज एक्सेप्टेंस टू द सप्लायर बी, इसको कम्युनिकेशन नहीं कहा जाएगा। ठीक है जी, फिर क्या कह रहा आगे? वेयर एन ऑफर मेड बाय इंटेंडेड ऑफरी without the knowledge that an offer has been made to him, ये कौन सा केस आ गया? क्रॉस ऑफर, यही तो था। अभी आप लोग भूल रहे, याद नहीं रखा। क्रॉस ऑफर में क्या था? सेम ऑफर मेड बाय ए टू बी एंड सेम ऑफर मेड बाय बी टू ए, सेम था, वो सब कुछ सेम था, वही तो लिख रहा है ये भी। और दोनों को नॉलेज नहीं होती इस बात की, ये जरूर याद रखना है कि दोनों को ही नहीं पता होता कि हमने दोनों ने एक दूसरे को ऑफर किया। तो उसका कंक्लूजन ये दिया गया था, एन ऑफर मे नॉट बी, कैन नॉट बी, सॉरी मे नहीं, कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। ऑफर अपने आप में दूसरे ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं है, दोनों में से कोई भी ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, ए का अगर बी एक्सेप्ट कर ले तो बन जाएगा, बी का अगर ए कर ले तो बन जाएगा। ठीक है जी, a mere variation in the language not invoking any difference in substance would not make the acceptance ineffective। मतलब क्या हुआ इसका? लैंग्वेज अगर बैरियर है वो भी दिक्कत है, समझ में आना जरूरी है ना। मैंने एक साउथ इंडियन से डील किया, मैं जो बोल रहा हूं उसको समझ नहीं आ रहा, वो जो बोल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, और अगर गलती से वो इंग्लिश में बोलते एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड, कम्युनिकेट ही नहीं हुआ। कम्युनिकेशन जरूरी है, जब कम्युनिकेट नहीं हुआ तो वो नॉट एक्सेप्टेड। फोर्थ लिखो, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड, acceptance must be in the prescribed mode। प्रिस्क्राइब्ड मोड, मैंने आपको जैसे बताया था, मेरे को किसी बच्चे ने ही बताया कि सीए इंस्टीट्यूट यूपीआई से पेमेंट नहीं ले रहा। अब एक बच्चा कह रहा है मैं तो यूपीआई से पेमेंट कर सकता हूँ, तो उस प्रिस्क्राइब मोड में पेमेंट नहीं हो गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जो मैंने आपको ऑफर दी, और उस ऑफर में अगर मैंने आपको प्रिस्क्राइब किया है कि आपको अगर मेरा ऑफर एक्सेप्टेड है, अगर आपको मेरा ऑफर एक्सेप्टेड है तो आज शाम 6 बजे तक मुझे टोकन मनी दे दीजिए, आज शाम 6 बजे तक। अब अगर उसने आज शाम तक 6 बजे तक मुझे टोकन मनी नहीं दिया तो वो ऑफर खत्म, फिर वो एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा। समझ रहे बात को? तो ये चीज है।
आ गया जी आपका क्वेश्चन, लिखो जी। फिफ्थ, टाइम। जब दिमाग चलेगा तो अपने आप आपके अंदर कई कई ऐसे पॉइंट्स उठेंगे जो अपने आप में आपके सवालों के जवाब होंगे। टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कोयले के बारे में कहा, क्या 1 साल तक कोयले का रेट वही रहेगा? अब 1 साल बाद मैनेजर को याद है तो भेज दे एग्रीमेंट साइन करके, तो वो एक्सेप्टेड होगा क्या? नहीं। अब उसने एक दूसरा एग्जांपल कहता है टाइम को लेकर। एक मर्चेंट है जो बनाना डिलीवर करता है, सभी लोग खाते हैं, ऑलमोस्ट सभी को पसंद होगा। क्या लाइफ है बनाना की? 1 वीक, 1-2 वीक ज़्यादा मैक्सिमम। 1 वीक भी बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। 1 वीक भी वो चलेगा जो हरा वाला कच्चा वाला हो। 3 दिन पेरिशेबल है, प्योरली प्योरली पेरिशेबल है। अब आपने एग्रीमेंट किया, हाँ भाई तेरे सारे बनानास ले, बता कितने के देगा? उसने कहा जी लाख रुपये ले जाओ। मैं 5वें दिन जा रहा हूँ, उसके बाद ले भाई लाख रुपये। कहाँ है बनाना? पॉसिबल ही नहीं। टाइम लिमिट करा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, चल कोर्ट चले, मेरे को केले नहीं देना चाहिए, 10 साल और लताड़ मारेंगे कि बहुत बढ़िया भाई। पेरिशेबल नेचर में एक टाइम की कमिटमेंट होनी चाहिए। अब तू चाह रहा है कि तेरे को अभी मिले, 4 दिन बाद तू जा रहा है, केले तो खराब हो गए, या तो तू उन्हीं केलों को खरीद जो खराब हो गए, पैसे दे, नहीं तो मतलब ही नहीं बनता है। तो एग्जाम्पल दे रहा हूं। अदरवाइज ये टाइम लिमिट जो डाली गई है इसीलिए डाली गई जो अपने आप में कहीं प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। यू हैव टू कन्विंस। हर जगह प्रिस्क्राइब नहीं है, किसी एग्रीमेंट में मेंशन है तो अलग चीज है, लेकिन कुछ एक जगहों पर ये टाइम का मैटर प्रिस्क्राइब नहीं है। यू हैव टू मेक योर ओन जजमेंट। पेरिशेबल नेचर है तो आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, आप पेंडिंग नहीं कर सकते। ठीक है जी। जहां आपको लगता है, जैसे शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में अभी आप कोई शेयर खरीदना चाहते हो, क्या 1 घंटे बाद वही प्राइस होगा? पॉसिबल ही नहीं है। यू हैव टू टेक क्विक एक्शन। और प्राइस बढ़ गए, आप खरीद रहे थे, एक आपने कहा एजेंट से, हाँ भाई मैं खरीदूंगा यार 100 रुपए का, पता चला जब तक नंबर आया वो 150 का हो गया। अब वो आपको 100 रुपए का कहां से दे देगा? दे ही नहीं सकता। वो टाइम लिमिट है, आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। आप उसमें सोचे कि मैं तो 1 मिनट बात करूंगा तो 1 मिनट बाद भी प्राइस वेरिएट कर जाएगा, नहीं? यस सर। तो ये एक्सेप्टेंस, यानी आपने शेयर खरीदना है, उसने आपको बोला एजेंट ने, सर 100 रुपए का शेयर चल रहा है, आप तो अभी 10 मिनट में बताता हूँ। अगर 10 मिनट बाद तो कुछ और ही हो जाएगा, अभी बताना है, बताओ खरीदूं। 10 मिनट बाद आप एक्सेप्टेंस भेजोगे तो 10 मिनट बाद की जो एक्सेप्टेंस है वो खत्म। बनाना अपने आप में एक एग्जाम्पल हो गया। प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल है इन सब चीजों में ना। प्रॉपर्टीज में अब ये थोड़ी कि आपने, मैंने कहा जी आपकी प्रॉपर्टी पसंद आ गई, मैं खरीद रहा हूँ, बात हो गई, लेकिन एक्सेप्टेंस करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती, वो आप कर ही नहीं रहे हो। जब मैंने जैसे टोकन मनी बोला, तो उसका एक टाइम लिमिट अपने आप ऑटोमेटिकली है, या फिर आप मेंशन करते हैं एग्रीमेंट जब फाइनल करते हैं, टोकन मनी आज ही देना है 10%, 15 दिन बाद अगला 10%, 15 दिन बाद अगला 20%, फिर आपको उस टाइम क्लॉज के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें वही आ रहा है, देखो पहला एग्जांपल बनानास को लेकर ही है। पेरिशेबल नेचर का, नॉट स्टे फॉर अ पीरियड ऑफ वीक, 4 days इज नॉट अ रीजनेबल टाइम। रीजनेबल वर्ड बोला है, डिफाइंड नहीं है कहीं बेटा, इसलिए रीजनेबल बोला है। ठीक है। अब आप यही 4 days कोकोनट में नहीं ला सकते। हाँ। आपको एक कहो जी केस जीत गया मैं, तो 4 दिन तो बनाना पड़ता, कोकोनट में हो गए 1 हफ्ता। अरे नहीं सर, कोकोनट नहीं है इतना पेरिशेबल, वो चल जाता है लंबे टाइम के लिए। ठीक है जी, वो हमें ध्यान रखना है। A offers B to sell his house for ₹10 lakh. B accepted the offer and communicated to A after 4 days. इसमें कोई दिक्कत नहीं। घर के डिसीजन
तो ले जाते हैं, एक एक हफ्ता ले जाते हैं, कभी कभी तो महीना महीना ले जाते हैं। आसान काम थोड़ी है घर खरीदना, उसके बारे में इतनी सारी इंक्वायरी करना, सब कुछ करना। तो उसने कहा यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यानी बेनानास और हाथ घर खरीदना दोनों अलग है। ये पढ़ो जरा, ये कौन पढ़ेगा? केस लॉ, फेल्टहाउस वर्सेस बेनले, कौन पढ़ेगा? कोई नहीं, चलो वहीं पढ़ लेते। F offered to buy his nephew's horse for 30 pounds, saying, "If I hear no more about it," ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। "If I hear no more about it, I shall consider this horse mine at $30, 30 pounds." मतलब चाचा भतीजे में चल रहा है केस। चाचा कह रहा है कि अगर मेरे को तेरी तरफ से कुछ सुनाई नहीं दिया, हाँ या ना कुछ भी, तो 30 पाउंड में वो वाला घोड़ा मेरा। ठीक है जी। द नेफ्यू डिड नॉट रिप्लाई टू एफ, उसने कोई रिप्लाई नहीं किया अभी तक, उसकी तरफ से कोई हाँ या ना कुछ गया ही नहीं। ही टोल्ड हिज ऑक्शनर, वो सब कुछ बेच रहा था अपनी प्रॉपर्टीज, तो जो ऑक्शनर होता है उसको उसने बताया, वैसे ही जस्ट बिकॉज ऑफ अपनी एक इंटेंशन से कि वो जो एक हॉर्स है, पर्टिकुलर हॉर्स आउट ऑफ सेल, उसको जरा आउट ऑफ सेल कर दो, उसको मत रखना। ऐसा नहीं था कि वो चाह रहा था कि वो अपने चाचा को दे, चाचा को तो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, अपने अंकल को उसने कोई जवाब नहीं दिया है, बस कुछ उसकी इंटरनल फीलिंग्स की वजह से उसने क्या कहा कि भाई इस घोड़े को आउट ऑफ ऑक्शन कर दो। फिर क्या कहता है? बी टू कीप द पर्टिकुलर हॉर्स आउट ऑफ सेल ऑफ हिज फार्म स्टॉक। अब उसकी इंटरनल फीलिंग थी, एज ही इंटेंडेड टू रिजर्व इट फॉर हिज अंकल। उसको कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी एक इंटरनल फीलिंग थी कि चलो अंकल को दे दूंगा। बाय मिस्टेक द ऑक्शनर सोल्ड द हॉर्स। आगे मत पढ़ना भी, अब पहले अपना दिमाग ध्यान लगाओ। देखो अब इतना हम पढ़ चुके हैं। बाय मिस्टेक ऑक्शनर सोल्ड द हॉर्स, क्या होगा? क्या लगता है? मिस्टेक करा है वो। चाचा केस करेगा, मेरे को तो घोड़ा चाहिए, केस तो वो नेफ्यू पर ही करेगा, ऑक्शनर पर तो कर नहीं सकता। ऑक्शनर वन ऑफ द पार्टी हो सकती है। क्या होगा? क्या डिसीजन आना चाहिए? एफ के पेपर में तो नहीं आया सर, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसने एक्सेप्टेंस ही नहीं करी ना। हाँ, एक्चुअली नेफ्यू की इंटेंशन थी, पर उसने एक्सेप्टेंस, लेकिन उसने कहीं एक्सेप्टेंस नहीं दी। और ये तो हम जानते ही हैं कि बाय मेयर साइलेंट ओनली कैन नॉट बी डीम्ड एज एक्सेप्टेंस। कीप योरसेल्फ साइलेंट कैन नॉट बिकम एन एक्सेप्टेंस। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये पहला ही है हमारा एक अपने आप में। समझ रहे बात को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है आपको इस एग्जाम्पल के अंदर। एफ सू him for conversion of the property held, F could not succeed as his nephew had not communicated the acceptance to him. उसने कोई कम्युनिकेशन एक्सेप्ट ही नहीं किया था, तो नहीं होगा। अब ये भी अपने आप में बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है। देखो, इन एग्जाम्पल से आपको अपने अंदर एक कैलिबर क्रिएट करना है कि ऐसे ही आएगा, केस स्टडी आएगी तो ऐसे ही पूछेंगे। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। A subscribe for the weekly magazine for 1 year. हम लोग सब करते हैं। यस सर। पहले तो न्यूज़पेपर भी सब्सक्राइब होने लग गए थे बीच में। सर अभी भी होने लग गए। हो रहे हैं? यस सर। अब न्यूज़पेपर सब्सक्राइब कर लो या मैगजीन सब्सक्राइब कर लो, आपके घर रेगुलर आना शुरू हो जाएगा। आपने एक पेमेंट दे दिया, वो रेगुलर आएगा। इस केस में क्या हुआ? जिस कंपनी ने आपके घर मैगजीन ड्रॉप करनी थी, 1 साल तो ड्रॉप की, उसने अगले साल भी ड्रॉप कर दी। आप कुछ नहीं बोले। तीसरे साल भी भेज दी, आप कुछ नहीं बोले। चौथे साल भी भेज दी, आप कुछ नहीं बोले। चौथे साल उसने बिल भेज दिया।
अब हम बोलेंगे। अब क्या होगा? अब हम बोलेंगे अब क्या होगा? हम पैसे नहीं देंगे क्योंकि हमने तो मांगी नहीं थी, अपने आप Acceptance नहीं की जा रहा सर था। फर्स्ट ईयर की तरह हमने सिर्फ पेमेंट नहीं करी सर, पर हमने लिया है तो फिर एक्सेप्टेंस तो होगी। फर्स्ट ईयर का है ना वो तो पहले साल का भाई तू बस में चढ़ गया तो और तेरे हमने पैसे तो देने पड़ेंगे। एक्सेप्टेंस हमने उनको तो दिखाई नहीं ना। तू बस में चढ़ गया तो तेरे को पैसे तो देने पड़ेंगे। और करके उसमें बस उतर के पहले बस में बस पैसे तो देगा। बस, अरे आर्ग्यूमेंट थोड़ी करना है, पीटी मैच अपने अपने विचार रखने, लंबा नहीं खींचना है। डिसीजन तो भाई जज नहीं लेना होता है। नहीं मैं नहीं यहाँ के जज क्या हुआ, सारी बात रीजनेबलनेस पर आ गई। ये जो टाइम को जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये टाइम वाले उसमें तो आ रहा है, ये टाइम वाले में आ रहे हैं, और टाइम का ही समझाया जा रहा है कि भाई टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी हर जगह एक जैसा डिसीजन नहीं आएगा। बेनाना के केस में अलग है, प्रॉपर्टी के केस में अलग है, अब मैगजीन का केस आ गया। तो वो बताना चाह रहा है ऐसा कि जो आपने पहला सब्सक्रिप्शन किया था, यू आर कंसेंटेड टू दैट, आप एक ही कंसेंटेड। जब मैगजीन आगे आई तो वाई डोंट यू ओवर रिएक्ट दैट टाइम। हाँ, तब हमें लग रहा था फ्री में मिल रही है, लेते जाओ। जब आया तो वो कह रहा है गलत। तब जज साहब ने कहा, जब वो पहले साल तक आपके लिए एक रीजनेबल चीज थी, आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, तभी तो आपने सब्सक्राइब की, और जब वो आगे कंटिन्यू रही तो इसका मतलब वो आपके लिए तब भी इंपॉर्टेंट थी, तभी तो आप मना नहीं कर रहे थे, तो यू हैव टू पे। पर सर आपने तो कहा था कि जो साइलेंस है उससे हम एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। साइलेंस कब? जब इनिशियल स्टेज पर ये एग्रीमेंट होता। अब ये कंटिन्यू हो गया, इसमें आप साइलेंस कहां थे? आप तो साइलेंट इसलिए थे कि पैसे ना देने पड़े, जबकि पहले जो आप इस एग्रीमेंट में गए थे विद योर कंसेंट ही गए थे आप। आप इसको देखो, मैं वैसे समझाता हूं, एकदम आप समझ जाएंगे। आपने 11 महीने का एग्रीमेंट किया टेनेंट के साथ, फिर एग्रीमेंट नहीं किया, उस दिन बच्चा ये कह रहा था जी नहीं करेंगे, क्यों दे सरकार को टैक्स। बहुत अच्छी बात है। 12 महीना स्टार्ट हो गया, भाई साहब रेंट नहीं लोगे, बताओ क्या वो रेंट नहीं देगा? ये म्यूचुअली हो गया, उसी को कंटिन्यू कर दिया। यहां से आप समझ जाओगे। अब वो कह रहा भाई साहब एग्रीमेंट तो हुआ ही नहीं, रेंट काय को मांग रहे हो? वो अलग बात है कि हम लीगलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कंटिन्यू करते हैं, लेकिन क्या वो रेंट नहीं देगा? मान लो 1 महीना उसे एक्सटेंड हो गया, वो रिक्वेस्ट करेगा ना आपसे कि भाई साहब मेरे को भी घर नहीं मिला, या फिर आप रिक्वेस्ट करोगे ना कि क्या हो गया, खाली क्यों नहीं करना भाई? करोगे ना भाई, ये कम्युनिकेशन तो होगा ना, और वो एग्रीमेंट में भी लिखा होता है। तो ये अपने आप में एग्रीमेंट्स हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है कि भाई अगर वो आपको पहले से, जब आपकी इंटेंशन के साथ क्रिएट हुआ था और जब वो कंटिन्यू हुआ है और आप तब भी साइलेंट हैं, तब आपका वो साइलेंट वाला ऑप्शन अब नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छा पॉइंट है ना ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लिखा है ए वुड बी लाइबल टू पे एज हिज कंटिन्यूड यूज ऑफ द मैगजीन एज विच वॉज हिज एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। क्योंकि अर्लियर वो क्या था, एक्सेप्टेंस थी वो ऑफर की। लिखो जी 7th पॉइंट। तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, ये तो सिर्फ पहले से कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है इसलिए एक्सेप्ट। हाँ, इसी 7th पॉइंट, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, सेक्शन 8 इसमें है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट हमने पढ़ा हुआ है पहले। मैंने बताया था ना, एक मेट्रो, 2 मेट्रो स्टेशन को कनेक्टिविटी के लिए जो बस चली थी, वो अपने आप में क्या था, एक इम्प्लाइड था। आप बैठ गए, वो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो गई, खत्म कहानी। इसमें और पढ़ लेते हैं, कुछ और हो सकता है, नया पॉइंट बता रहा हूं क्या कह रहा है। सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट lays down that the performance of the condition of a proposal
हाँ जी बच्चों, क्या कह रहा है सेक्शन 8? कौन पढ़ेगा? अबे ये रे यार, ये बुक का तो मांगेगा। चलो, इट विल बी योर लास्ट टॉपिक। अब पढ़ रहे हैं जोश में, ठीक है? Acceptance by conduct, implied acceptance. Section 8 of the Act lays down that the performance of the conditions of a proposal or the acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered with a proposal constitutes an acceptance of the proposal. This section provides the acceptance of the proposal by conduct as against other modes of acceptance, that is verbal or written communication. Therefore, when a person performs the act intended by the proposer as the consideration for the promise offered by him, the performance of the act constitutes acceptance. मतलब वो कहता है कि मैंने प्रॉमिस करते वक्त आपको बोला कि अगर आपको एक्सेप्टेंस है तो आप ये कर दीजिए, उसी में एक्सेप्टेंस हो जाएगी मेरे लिए। समझ रहे हैं बात? मैंने क्या कहा कि अगर आपको मेरे कैफे में आना है और उस कैफे में आपके हैंड पर एक बैंड बंधा होता है, अगर वो बैंड बंधा हुआ है तो आपकी एंट्री अलाउड है, जैसे क्लब्स वगैरह बनता है। आप आए, आपने वो दिखाया, वो अपने आप में इम्प्लाइड हो गया, आपको एंटर कर लिया। क्योंकि जब मैंने प्रपोजल रखा था तो उस वक्त आपके सामने कंडीशन रख दी थी कि आप अगर उसको फुलफिल करोगे तो अपने आप में वो एक्सेप्टेंस कहलाएगी। समझ गए आपको? वो अपने आप में एक्सेप्टेंस कहलाएगी। पिक्चरों में होता था ना कि अगर आपको एक्सेप्ट है तो रुमाल जो है, व्हाइट रुमाल फेंक देना। वॉर हो रही होती है, वॉर हो रही होती है, वॉर को रोकना है, कपड़ा कर दो। लाइट है ना वो, कंडक्ट। रुक जाओ मत चलाओ गोली अब, क्योंकि वो सरेंडर। सर पर फिर भी अगर बंदा गोली चलाते तो व्हाइट कपड़े में छेद हो जाएगा। चलती तो अब आप कॉन्ट्राडिक्टरी में चले गए ना, चलती तो होगी, कौन एकदम रुकता होगा? व्हाइट ढका वो कह रहा मेरे को दिखाई नहीं, मैंने चला दी। प्रैक्टिकली तो चलती होगी भाई, अब हमें क्या पता? हम तो है नहीं बॉर्डर पर, हमें तो बस ये बताया जाता है कि अगर आपने व्हाइट फ्लैग दिखा दिया इट मींस हार मान लिया, सरेंडर हो गया, तो आपस में दोस्ती कर लो। तो ये कुछ अपने आप में इम्प्लाइड एक्ट्स है। तो अगर मेरे प्रपोजल ऑफर के वक्त अगर मैंने आपको पहले से ही प्रिस्क्राइब कर दिया कि अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हो तो मेरे लिए वो एक्सेप्टेंस है, दैट्स ऑल। तो आपने वो कंडक्ट किया और वो कंडक्ट होते ही वो अपने आप में इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। एग्जाम्पल ही पढ़ लो एक बार। व्हेन अ ट्रेड्समैन, पढ़ो, आप नहीं पढ़ना है? नहीं पढ़ना। तभी तो कहा था इट वुड बी द लास्ट टॉपिक। आप नहीं पढ़ोगे तो फिर और अगला टॉपिक किसी और से पढ़वाना पड़ेगा। When a tradesman receives an order from a customer and executes the order by sending the goods, the customer's order for goods constitutes the offer, which has been accepted by the tradesman subsequently by sending the goods. It is a case of acceptance by conduct. भाई कैश ऑन डिलीवरी वाले आते हैं ऑप्शंस, आपने लिख दिया जी कैश ऑन डिलीवरी, डिलीवरी बॉय आपके घर के बाहर खड़ा है, आपने सामान भी रख लिया, और क्या चाहते हो? पैसे तो दोगे हो। ये कंडक्ट ही तो है आपका कि उसने कर दिया भाई, अपना फुलफिल कर दिया, आपको देना पड़ेगा। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, इम्प्लाइड है। ट्रीटमेंट ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी,
अरे अभी तो टेस्ट है, कहाँ जाने की तैयारी कर रहा है? ये लेट आया था ना, इसे पता नहीं है। सर तो बोल के लेट थे। सर मैं भी लेके आया। ठीक है, आपको पता नहीं होगा कि टेस्ट है छोटा सा। मैं थोड़ा सा टाइम ले गया पढ़ने में, आप लोग इंटरेस्टेड दिख रहे थे तो मैं भी इंटरेस्टेड हो गया। सर आपने तो धोखा दिया, तो कहते जाएंगे। आप तो कह रहे थे जाएंगे। मैम को मरा दे। देखो सर क्या बोल एक रहे हैं। फटाफट लास्ट टॉपिक, छोटा सा एग्जांपल और पढ़ लीजिए, खत्म, फिर आप अपना टेस्ट दीजिएगा। When a cobbler sits with a brush and polish, सबने देखा है एक पेड़ के नीचे आस पड़ोस में हर जगह एक कॉबलर बैठा हुआ है। कितना अच्छा एग्जांपल दे रहा है। कहता है a person gives his shoes for polishing। अब ऐसे तो कोई देगा नहीं, कॉबलर का काम सबको पता है, अपने आप में उसका कंडक्ट सबको पता है। यस सर। अब शूज उसको दे रही है, पॉलिश उसने कर दी है, तो इसका मतलब आपकी ऑफर उसने एक्सेप्ट कर ली, यू हैव टू पे हिम। इम्प्लाइड बाय कंडक्ट, आपने शूज दिया, उसने पॉलिश कर दिया, पता है, उसको ही पता है कि मेरे पास शूज किस लिए आया है, पॉलिश के लिए। और आपको ही पता है कि जब उसने पॉलिश करनी है तो आपने पैसे देने हैं। इट कंस्टिट्यूट्स ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो ये हमारे वैलिड एक्सेप्टेंस के पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, शूज देंगे तो एक्सेप्टेंस होगी। उसने पॉलिश करना शुरू कर दिया, एक्सेप्टेंस हो गया। ठीक है, मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, एक बार और इसे घर जाके पढ़ना, बड़ा माइन्यूट सब पॉइंट्स हैं, बहुत छोटी छोटी लाइनें, एक हल्की सी लाइन इधर से उधर हो जाए तो क्वेश्चन चेंज हो जाता है। सो प्लीज बी केयरफुल। ठीक है, क्योंकि अब जो कम्युनिकेशन वगैरह अब जो ऑफर के पढ़ने हैं ये और भी इंपॉर्टेंट आएंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। सर कहाँ है?